साथियों, जो हालात आज प्रदेश के, उस पर मैं जितना कहूं उतना कम। आप सब जानते हैं कि 5 साल पहले नारे लगाए गए थे हर हर मोदी घर घर मोदी, और इस देश ने भी घर घर में मोदी पहुंचा दिया, ऊपर भी मोदी और नीचे भी मोदी। मगर 5 साल में जो इस प्रदेश के हालात, मुझे उस पर भी ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। आप सब जानते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत आपके पड़ोस के पानीपत से करी गई, और आज ये हालात है कि हरियाणा प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में 5वें नंबर पर आता है। हमने बिहार को भी पीछे छोड़ने का काम। पिछले दिनों मोदी जी आए, स्वच्छ भारत की बात कर रहे थे। ये स्वच्छता की बात तो करते हैं, और आपको बताओ कि इंदौर में सफाई बड़ी, आज भी कचरे के ढेर क्यों लगे हुए। कोई नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट या सीवर सिस्टम इस सरकार ने नहीं बनाया। मोदी जी वन रैंक वन पेंशन की बात करके गए थे रेवाड़ी में। आज कोई खोटी साथी उससे खुश हो। तमाम फौजी आज भी उसी तरह तड़प रहे हैं कि हमें पेंशन नहीं मिली। बुजुर्गों, युवा साथियों, मुझे याद है रोहतक में एक सभा करी थी चुनाव से पहले मोदी जी ने, और कहा था कि राज बना दो प्रदेश के अंदर, 1.25 लाख नौकरियां हर साल इस प्रदेश में युवा साथियों को दें। 1.25 लाख तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। 4 साल में 30,000 नौकरी भी सरकार पूरी तौर पर नहीं दे पाई। किसान के लिए कहते थे कि आय दोगुनी करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर आए कि अब से स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं है। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट तो छोड़ो, बहुत दूर का इसका बेचा हुआ जुमला सपना था। पर आज धरातल की तस्वीर ये है कि अभी 2 हफ्ते पहले जब देश का बजट आया तो एक झुंझुना किसानों को देंगे, ये कहकर कि 6,000 रुपए आपकी पेंशन बांध देंगे, एक तरह से आपके खाते में महीने में साल में आने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, 6,000 देने वाले लोगों से ये पूछो कि 3,000 तो फसल बीमा के नाम पर एक दजिया किसानों के खातों से आप ऐसे जबरन काटने का काम करें। और ये तो इस सरकार का तरीका है कि किसान को 6,000 का झुंझुना देकर, किसान के खाते में पैसा दिखाकर, जो फसल बीमा से आज तक बचते आए थे किसान, उनके भी 3,000 रुपए क्रेडिट कार्ड के नाम पर उसके ऊपर काटने का काम करें। आज शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर प्रकार से प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। जो लोग कहते थे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, आज सरकार बड़े 4.5 साल हो गए खट्टर साहब में। क्या सरकारी अस्पतालों की भी व्यवस्था को सुधार पाए? मेडिकल कॉलेज तो बहुत दूर की बात। नाम बहुत अच्छे अच्छे ढूंढ कर लाते थे, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। कोई एक युवा साथी को आज स्किल कर उसके हाथ में रोजगार दिया। ये तो ग्रुप डी की भर्ती निकली थी, जब ही सरकार की पोल खुल गई कि 17,000 नौकरियों के लिए 18 लाख युवाओं ने इस प्रदेश में धक्के खाने का काम किया। और नतीजे आए जब साफ हो गया कि एमटेक करे, पीएचडी करे, बच्चों को आज चपड़ासी माड़ी की नौकरी पर बैठना। बुजुर्गों, युवा साथियों, जहां चौधरी रविलाल ने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत करी थी, इस सरकार ने तो बुजुर्गों का अपमान करने का काम किया। मैं आपके बीच में एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, ये लोग बुढ़ापा पेंशन को जरूर 2,000 रुपए तक लेंगे, बस समझने की चीज कि आज बुजुर्गों को बैंक की लाइनों में खड़ा कर दिया। बैंक की लाइनों में जाकर उनको अंगूठे लगाने पड़ते हैं। बुजुर्गों का सम्मान नहीं बढ़ाया, कहीं ना कहीं उनको अपमानित करने का काम।
और इसलिए 9 तारीख को जींद की धरती पर आपकी पार्टी ने निर्णय लिया था कि जिस दिन प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी उसी के साथ साथ दोबारा बुढ़ापा पेंशन को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। और जहां बुजुर्गों के मान सम्मान की बात है, आज कोई कर्मचारी तो 58 साल का रिटायर हो जाता है, पर कोई किसान है, कोई मजदूर है, उसकी बुढ़ापा पेंशन 60 साल पे आती है। इसलिए हमने निर्णय लिया था कि महिलाओं की 55 साल और बुजुर्गों की पेंशन की उम्र 58 साल आपकी पार्टी करने का काम करेगी। यहाँ युवाओं की नौकरी की बात थी, ये तो प्राथमिक निर्णय था कि युवा का अधिकार रोजगार और युवा को उसका अधिकार मिले। इसके लिए जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, जैसे चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि बुढ़े मरना जाइए पेंशन भेजूंगा, उसी प्रकार से जननायक जनता पार्टी का निर्णय था कि युवा साथियों घबराना मत। जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, प्रदेश में अगर पहला कानून कोई पारित होगा तो कानून 75% रोजगार के अंदर आपके अधिकार का हर प्राइवेट रोजगार का। मेरी तो एक विनती, एक अपील आप सबसे कि आज चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा, महिला हो, चाहे व्यापारी, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, आज हम सबको एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इस संघर्ष की लड़ाई के अंदर हम सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हमारी माताएं बहनें बैठी, आप वोटों का आधा हिस्सा हो, 50% वोट आपके। अपनी ताकत को आपको भी समझना पड़ेगा। ये युवा बहन भाई बैठे हैं, आपके 60% वोट। आज 1,71,00,000 वोटों में से 92 लाख वोट 40 साल से नीचे युवा साथियों के। इस प्रदेश में बदलाव तो आप लोग लेकर आओगे, मगर जोश के अंदर होश हमें नहीं खोना। हमें बुजुर्गों के अनुभव को भी साथ लेकर चलना है। और मुझे बारी बारी वो वाक्य याद आता है, और मंच पे जितने साथी बैठे हैं इनने बड़ा बारी बारी ये चीज सुनी। और कहा जाता था 200-300 छोरों का टोल है, इनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। और बुजुर्गों युवा साथी, आपकी मेहनत थी कि जींद के अंदर क्या लोग आपकी जमानत जब्त की बात किया करते थे, क्या लोग कहा करते थे बच्चों की पार्टी है। वहां अगर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में अगर मुख्य विपक्षी दल के कोई सामने उभरा तो वो कोई कांग्रेस या एनएलडी या एलएसपी बीएसपी नहीं थे, वो आपकी पार्टी जननायक जनता पार्टी। वो 38,000 जो वोट आए वो अपने आप से आईना कईयों को दिखा के जो कहते थे जमानत जब्त होगी, जींद की जनता ने 6 गुना जमानत जब्त उनकी कराने का काम। जो कहते थे ये बच्चों की पार्टी है, 800 वोटों से अपनी जमानत बचाकर वापस कैथल भागने का काम करें। बुजुर्गों युवा साथियों, पर 38,000 वोटों से राज नहीं आई। पर बारी बारी कहता हूँ, राज लाने के लिए 38 लाख वोट लाने पड़ेंगे। और 38 लाख वोट लाने के लिए सबसे पहले तो सदस्यता अभियान को घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। और हमने कोई और पार्टियों की तरह ये नहीं कहा कि लाओ 25 रुपए की पर्ची कटाओ, 30 रुपए की पर्ची कटाओ। हम तो दोबारा चौधरी देवीलाल की सोच पर आगे चलने को तैयार है कि 1 वोट और 1 नोट के साथ अपने संगठन में अपनी हिस्सेदारी डालने का काम करें। और बुजुर्ग युवा साथियों, कोई नोट अकेला 100, 200, 500, 2,000 का नहीं होता। आजकल तो बैंक में 1 रुपए का भी नोट मिलता है। अगर किसी ने नियत से संगठन को मजबूत करना है और सदस्य बनना है तो अपनी 1 रुपए की हिस्सेदारी कर भी अपना अधिकार इस संगठन में डाल सकता है। और मैं तो निवेदन करूंगा, जहां हमारे ताऊ और युवा साथी तो गदागद फॉर्म भर देंगे, मगर हमारी ताई और बहनें रह जाएगी, हमारी माताएं रह जाती है, बहनें रह जाती है। आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी पार्टी का हिस्सा है। और मैं निवेदन करूंगा तमाम महिला पदाधिकारियों से कि आपकी जिम्मेवारी है कि गांव-गांव जाकर हमारी माताओं बहनों को भी संगठन के अंदर जागरूक तौर पर जोड़कर
उनके भी हिस्सेदारी जरूर डालने का काम करें। बुजुर्गों, युवा साथियों, समय कम। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी आपके बीच में बात रखी। लोकसभा के चुनाव 40-45 दिन में आपके बीच में आ जाएंगे और 40 दिनों के अंदर अब कमर कसनी पड़ेगी, मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए हम सबको आज से तो निजी काम है उसको भी त्याग कर संगठन की मजबूती के लिए और मजबूती से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे बीच में आशु राठी है, वो भी आज जननायक जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। मेरे से पूर्व मास्टर जी ने एक लंबी लिस्ट पढ़ी थी, उसके अंदर तमाम पूर्व सरपंच कांग्रेस, बीजेपी, आईएनएलडी के अलग अलग पदाधिकारी अपने अपने संगठन को छोड़कर जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए थे। मैं उनका भी पार्टी के अंदर उनके तमाम साथियों के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जो आस्था उन्हें आज जननायक जनता पार्टी में दिखाई, हमारा एक एक कार्यकर्ता उसी मजबूती के साथ उनका साथ भी देगा और उनके मान सम्मान को सवाया करने का काम करेगा। मेरी तो एक विनती प्रार्थना आप सबसे है कि अब समय कम है, अफवाहों का दौर आएगा, लोग झूठे आरोप भी लगाने का काम करेंगे। जीत चुनाव के अंदर भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी, मगर हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं। हमें आज एक ही लक्ष्य लेकर चलना है और लक्ष्य प्रदेश के अंदर राज कैसे बनाया जाए, चौधरी देवीलाल के विचारों को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए। और उसके लिए बुजुर्गों, युवा साथियों, ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले बड़े तेज। मेरे को 2-4 दिन हो गए एक अफवाहें सी इनकी चलती सुन रही। कहते हैं नीचे वोट तो जेजेपी दुष्यंत को दे देंगे, ऊपर वाला बीजेपी को देंगे। ये गलती ना करें। 7 सांसद बीजेपी के जीत के पार्लियामेंट में गए। मैं कहता हूँ सातों ने भी अगर मेरे बराबर मिलकर पार्लियामेंट में बोला तो फिर मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज एक क्षेत्रीय दल का यही फायदा है कि जब उसकी पार्लियामेंट में हिस्सेदारी होती है तो उसके बोलने की ताकत वहां दिखती है, उसके काम करने की ताकत वहां दिखती है। और आज ये नतीजा मेरे हिसाब से सांसद चुनकर गया था और सांसद के बतौर इस सरकार को जो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमारे काम को रोकने का काम करती थी, केंद्र से लड़कर अपने कानूनों को मनवाने का काम किया। अगर देश का पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र कहीं आया था तो हिसार में आया था। आज तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश तक कोई पहली ट्रेन कनेक्टिविटी हरियाणा प्रदेश से हुई पिछले 5 सालों में तो हिसार से सिकंदराबाद और कोयम्बटूर की हुई। अगर गांव वाइज पानी के टैंकर और फॉगिंग मशीन पहुंचाया गया तो हिसार में पहुंचाएगा। अगर देश का पहला वाईफाई विलेज कोई बनाया गया तो हिसार में बनाया गया। ये तो मैं अकेला था। अगर इसी प्रकार से जब तक आपके 10 सांसद को जीत कर नहीं पहुंचेंगे, प्रदेश का नेतृत्व आपको केंद्र में देखने को नहीं मिलेगा। हमने कांग्रेस के सांसद भी जाते देखे, बीजेपी के सांसद भी जाते देखे। निरंतर एक चीज सामने आती कि वो सांसद चुनकर तो चले जाते, पर जब हरियाणा प्रदेश के हित की बात आती है तो कहीं ना कहीं भागने का काम करते हैं। मगर 87 वाला दौर याद करो, 79 वाला दौर याद करो, जब चौधरी देवीलाल जी को आपने 85 विधायक दिलाकर जीते थे और उसके साथ 10 की 10 लोकसभा सीट जितवाने का काम किया था, तो वो समय था तो चौधरी देवीलाल पार्लियामेंट में खड़ा होया करते थे तो अपने आप केंद्र की सरकार को झुककर उनकी बात को मानना पड़ता। और अगर आप चाहते हो कि प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार का बदलाव आए, अगर आप चाहते हो कि प्रदेश की आवाज को केंद्र के अंदर और ज्यादा अहमियत मिले और ज्यादा ताकत मिले, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि छोटी हो बड़ी हो सारी पर्ची अगर डालनी है तो जननायक जनता पार्टी को आपने डालने का काम करना है। वैसे यही विनती, यही प्रार्थना आपके बीच में करने आया था। और अफवाहों के लिए तो एक चीज बोलूंगा और निरंतर बोलता आया हूं और एक ही चीज सीख कर आगे बढ़ा, चाहे कांटे लगे चाहे छाले पड़े, चलना है तो चलना है। दरिया की जिद है रास्ता नहीं दूंगी, हम सब ने मिलकर तय कर लिया, समंदर हमने भी पार करना है। दोबारा मास्टर जी का और उनके तमाम साथियों का, हमारी गन्नौर हल्के की पूरी टीम का, सोनीपत जिले की पूरी टीम का मैं आभार प्रकट करता हूँ।
और सबसे निवेदन करता हूँ, आज तो मीटिंग थी चाय वाली, कल है जिले वाली, तमाम साथी कल भी ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर सोनीपत के अंदर पहुंचकर जिले के अंदर जो आगे कार्रवाई हमने बढ़ानी है उस गतिविधि में शामिल होने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।